प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलीटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम के अप्लाइड फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस साल ये क्वेश्चंस आपके पेपर में छपने ही वाले हैं। इसलिए पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए आज के महासंग्राम के लिए। अब तक आपने कुछ पढ़ करके रखा है या फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आज की जो सीरीज डिस्कस होने जा रही है, एक क्वेश्चन पेपर इसमें आपको मिलेगा और एक क्वेश्चन पेपर मैं आपको इसके बाद और भी देने वाला हूं। अगर आप इन दो क्वेश्चन पेपर को पेन और पेपर लेकर के मेरे साथ हल कर लेते हैं, इनकी डेफिनेशंस को लिखते हैं और डेरिवेशंस को लिखते हैं, मतलब सारी चीज़ें अगर आप मेरे साथ करते हैं तो आप 100% फिजिक्स में मात्र ये 30 से 35 क्वेश्चंस को देख करके आसानी के साथ 40+ स्कोर करेंगे। ये मेरी गारंटी है। इसलिए आप सभी लोग इस सीरीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पॉलीटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने पढ़ाते हुए कई सालों से जो चीज़ें एनालाइज करी हैं उसी के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके मैं लेकर के आया हूं और आप सबके लिए परीक्षा के समय में ये संजीवनी बूटी की तरह काम करने वाले हैं। तो पेन और पेपर लेकर के मेरे साथ तैयार हो जाइए आज के इस महासंग्राम के लिए। आज हम लोग पूरी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो इसका अधूरा पार्ट है वो आपको आगे मिलने वाला है। ये क्लास पूरी तरीके से आपको देखनी है, मेरे साथ पेन और पेपर लेकर के नोट डाउन करना और अपने किसी दोस्त के साथ इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करना है। तो एक बार आप सभी लोग शेयर करके अपना पेन और कॉपी लेकर के मेरे साथ तैयार होंगे। जो सवाल मैं पूछूंगा उसका जवाब चैट सेक्शन में जो भी आता है आपको जरूर देना है और चैट सेक्शन में जवाब देने के बाद जब यहाँ पर लिखा जाए तो उसको मिलाना है कि आपने कितना सही या गलत जवाब दिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है कौशिक त्रिपाठी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म कौटिल्य पाठशाला में। तो अगर आप देखें तो जो पॉलीटेक्निक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनकी बात करें तो सबसे पहले डायमेंशंस हैं, कुछ वो पूछी जाती हैं तो मैं उनको लेकर के आया हूं आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस जो आपके बीटी बोर्ड की इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको देखते हैं। सबसे पहला है आपके पास नंबर 1। यहां पर आप देखेंगे तो लिखा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मतलब जी की भी वहां पूछ रहा है तो आपने न्यूटन का नियम पढ़ करके रखा है, F बराबर होता है G m1m2/r²। ये बात आपने पढ़ करके रखी है। एक बार सब लोग चैट बॉक्स में छापिए कि जी की बीमा क्या होगी, फिर तो मैं यहाँ पर लगा ही रहा हूँ। तो जी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये इधर जाएगा तो FR² डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2 हो जाएगा। तो F की जो F का मतलब क्या हुआ कि F की जो डायमेंशन होगी वो mLT-2 होगी इंटू R की डायमेंशन डिस्टेंस है मतलब L हो गई डिवाइडेड बाई m1 यानी कि m इंटू m। एक m से एक m को निपटा दें तो G बराबर अपने पास निकल के आएगा, m नीचे है तो -1, L कितनी बार 1 और 2 मतलब 3 बार और T-2। तो आपको जो ये डायमेंशन मिल गई गुरुत्वाकर्षण नियतांक की यानी कि G की, वो कितनी मिली m-1 L3 T-2। बताओ मेरे को, इतने बात में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आई क्या? बिल्कुल नहीं आई। तो पूरे सेशन के दौरान नहीं आएगी, टेंशन नहीं लेना। दूसरा नंबर कह रहा है श्यानता गुणांक। तो श्यानता गुणांक F बराबर आपने स्ट्रोक का नियम पढ़ करके रखा है और नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, 6 पाई एटा RV। एटा की बीमा निकालनी है तो बताओ, अगर एटा अपने को चाहिए तो F तो इधर है ही है पहले से और R और V किधर आएंगे, डिवाइड में आएंगे। 6 पाई से कोई लेना देना आपका है नहीं, क्योंकि कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती है। अब मुझे बताओ F मतलब mLT-2 और R का मतलब है L इंटू वेलासिटी, V का मतलब है LT-1। तो ये एटा की बीमा आएगी तो एक L से एक L को निपटा दें अगर तो mL-1 T- ये -2 में +1 जुड़ेगा तो T- कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो mL-1 और T-1
ये आपकी किस की बीमा हो जाएगी, तो श्यानता गुणांक यानी कि एटा की, एल हो गया वी एल टी माइनस वन, एल से एल को निपटा दिया, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये आपकी हो गई श्यानता गुणांक की बीमा। मुझे बताओ इतने में कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आई। चलते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर का सवाल क्या कह रहा है? इसकी बीमा तो आपको आती ही होगी, 100% है ना। जब इसकी बीमा आपको 100% आती ही होगी तो देखते हैं तीसरा नंबर है। देखिए जड़त्व आघूर्ण मतलब I बराबर होता है एम आर स्क्वायर। अब मास की बीमा तो m ही लिखेंगे और r मतलब डिस्टेंस, इसकी पावर 2 लगाएंगे तो I बराबर ml2। एकदम आसान सी बात थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चौथा नंबर देखते हैं, ऊष्मा चालकता गुणांक यानी कि K चाहिए। तो आपने पढ़ करके रखा है कि dq बटा dt यानी कि ऊष्मा प्रवाह की दर, ये बराबर होता है K A डेल्टा टी डिवाइडेड बाई L। अपने को चाहिए K की डायमेंशन, तो K बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, dq। अब dq की जगह q ही लिख लो, आपको ज़्यादा आसानी होगी, है ना। q डिवाइडेड बाई, ये टाइम है तो स्मॉल t, और ये L इधर जाएगा तो इनटू में L, और A डेल्टा टी नीचे आएगा तो A डेल्टा टी। इतनी बात हो गई ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कहाँ से आया? अभी आगे ये भी आपको मिलने वाला है इसी चैप्टर के अंदर, तो वहाँ पर भी आपको पता चलेगा। तो Q की बीमा क्या होती है? तो कार्य और ऊर्जा और ऊष्मा ये सब एक ही बातें हैं, तो ml2t-2 इंटू L की बीमा L हो गई, डिवाइडेड बाई ये टाइम है तो T हो गया, और एरिया की बीमा L2 हो गया, और डेल्टा T की बीमा यानी कि T2-T1, तो इसको क्या लिखते हैं, थीटा। अब इस L2 से इस L2 को अगर हम निपटा दें तो ml एक ही बचा, और t-2 ऊपर पहले से, एक t नीचे से जाएगा तो t-3 और थीटा-1 हो जाएगा। तो ये किसकी डायमेंशन हो जाएगी? K की, यानी कि ऊष्मा चालकता गुणांक की। बताओ मुझे कोई दिक्कत आई क्या? मैं निकाल करके पूरा बता रहा हूँ, और ये फार्मूले आपको आगे भी काम दे देंगे, तो आपको इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए अब पांचवा नंबर कर लेते हैं, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है R क्रॉस F, है ना। तो R का मतलब है, R का मतलब क्या, L इंटू F का मतलब क्या, L mlt-2, तो क्या हो जाएगा ml2t-2। एकदम आसान सी बात थी, कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई ना। अब मुझे बताओ एक बार चैट सेक्शन में, अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई, आसानी से कर लिया है, तो एक बार चैट सेक्शन को लाल कर देना। लाल करने का मतलब आप समझ चुके हैं क्या चाहिए? हाँ, दिल से आग लगानी है। क्या करना है? तो दिल से आग लगानी है। तो ये पहली स्लाइड हो गई अपनी। अब दूसरा बात देखते हैं, है ना। पहले में इतने क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। अब क्या कह रहा है, विमीय समांगता का सिद्धांत लिखिए तथा इसकी बीमा निकालिए। तो देखिए विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है, इसकी बात करते हैं। तो विमीय समांगता का सिद्धांत, तो विमीय समांगता के सिद्धांत की अगर आप बात करेंगे, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अंग्रेजी वाले कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको भी देखना है बस ध्यान से। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो अगर आपके पास ये कोई एक समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लिखा है, और ये सबको आता ही है इसलिए इसको लिखा है। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि किसी भी करेक्ट इक्वेशन के ईच टर्म की जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी। मतलब क्या, हिंदी में बोले तो किसी सत्य समीकरण के प्रत्येक पद की बीमाएं समान होती हैं। प्रत्येक पद की बीमाएं समान होती हैं मतलब क्या कि ईच टर्म की जो डायमेंशन होती हैं
वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, बस इतना देखना है। अंग्रेजी में बोले तो डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स ऑफ एनी इक्वेशन इज सेम, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कह रहा अगर ये है, मान लो ये है अपने पास, तो जो इसकी डायमेंशन होगी मतलब LT-1 वेग की विमा, जो इसकी डायमेंशन होगी ये भी वेग है तो LT-1, और जो इसकी होगी तो A की तो होती है LT-2 एक्सीलरेशन की, इसमें एक T से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो देखो इसकी पावर 1 2 से घटाएंगे तो LT-1 इसमें भी और 2 से 1 घट जाएगा तो LT-1। अब बताओ सबकी बीमाएं समान है, ईच टर्म की बीमा समान है, तो मतलब सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलता है कि किसी भी समीकरण के प्रत्येक पद की जो बीमाएं होती हैं वो समान होती हैं। ये है विमीय समांगता का सिद्धांत। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो LT-1 इसका भी हो गया, LT-1 इसका भी हो गया, दूसरा ये वाले टर्म का, और ये वाले टर्म का भी दो में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा LT-1। तो ईच टर्म की डायमेंशन क्या आ गई, सेम आ गई। बस यही तो करना ही था, यही तो करना ही था। और यहीं से तुम एक चीज और जानो, नोट डालो अपनी कॉपी में, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है आपसे। तो नोट क्या करना है, नोट ये करना है कि समान प्रकार की बीमाओं को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये बहुत बार काम में आएगा अभी सवालों में। समान प्रकार की बीमाओं को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं है समान प्रकार की बीमाओं को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है, मतलब सेम टाइप की जो डायमेंशंस होंगी उन्हीं को आप या तो ऐड कर सकते हैं या तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ओनली सेम टाइप्स ऑफ डायमेंशन कैन बी एडेड आर सब्सट्रैक्ट, ठीक है ना। अब एक समान प्रकार की बीमाओं को ही जोड़ घटा सकते हैं। कहने का मतलब क्या कि टाइम है तो टाइम के साथ जोड़ेंगे, टाइम है तो टाइम के साथ जोड़ सकते हैं, लेंथ है तो लेंथ के साथ जोड़ सकते हैं, स्पीड है तो स्पीड के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार लगाया है, मतलब तुमको ध्यान में 100% रखना ही रखना है। तो ये बात हो गई अपनी। अब देखिए एक सवाल यहाँ पर भी दिया है, इसका PDF भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चैट सेक्शन को एक बार लाल करो और बताओ कि PDF चाहिए क्या, है ना। एकदम आसान से चलेंगे, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, बहुत ध्यान से देखते हुए चीज़ों को हम लोग नोट डाउन करने वाले हैं, ठीक है। आइए हाँ, तो ये बात हो गई। अब कह रहा है अपने से, क्या कह रहा है कि P+A/V², अब क्या कह रहा है कि P+A/V² और V-B P+A/V। चलिए मैं इसको आपको एक स्लाइड और लगा लेता हूं। तो सवाल था आपके पास कि P+A/V² और V-B बराबर RT में A व B की बीमा निकालिए। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। तो A व B की बीमा निकालनी है इसमें। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें भी हैं, जैसे P क्या है यहाँ पर, तो प्रेशर है यानी कि दाब है। क्या है तो मेरे प्यारे भाई P का मतलब है प्रेशर और V का मतलब है वॉल्यूम यानी कि आयतन। V का मतलब है वॉल्यूम यानी कि आयतन और R का मतलब है गैस कांस्टेंट यानी कि गैस नियतांक, गैस नियतांक। और T का मतलब है टेम्परेचर यानी कि ताप। तो सबको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ कि A और B की डायमेंशन क्या होगी। एक बार देखते हैं, सारी चीज़ें कंफर्म चल रही हैं सब कुछ। एक बार चैट सेक्शन को लाल करके बताना अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो ढंग से देखते हैं। हाँ, तो ये अपने पास हो गया। अब क्या है कि P हमने कहा था अभी जस्ट पीछे, मैंने आपको बताया कि केवल समान प्रकार की बीमाओं को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो अगर P के साथ A/V² को जोड़ा गया है
p के साथ a/v² को जोड़ा गया है, तो मतलब जो p की विमा होगी, मतलब डायमेंशन ऑफ p दिस इज इक्वल टू a/v², डायमेंशन ऑफ a/v²। तो p की विमा बराबर होगा a/v² की विमा। इतनी बात तो समझ में आई ना। अब हमको चाहिए केवल a की, तो p इंटू v² की जो डायमेंशन होगी वही किसकी डायमेंशन हो जाएगी, a की। अब प्रेशर क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। अब देखो प्रेशर की विमा F का मतलब है mLT-2 डिवाइडेड बाई A का मतलब है L2, A की L से A की L को सुलटा दो तो क्या होगा mL-1T-2। मुझे बताओ, ये प्रेशर की विमा हो गई। अब अगर ये प्रेशर की विमा है तो यहाँ पर रखो mL-1 और T-2 इंटू वॉल्यूम का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब 3, और इसका स्क्वायर भी लगा है तो स्क्वायर भी लगा लें। क्या दिक्कत है, अरे क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ कि mL-1 T-2 इंटू L6 दिस इज इक्वल टू A हुआ क्या, तो mL की पावर कितना हुआ, 6 में से 1 चले जाएंगे 5, और T-2 ये किसकी बीमा आ गई, A की बीमा आ गई। अरे कोई तकलीफ हुई क्या आपको, बस सिर्फ एक चीज का यूज किया है, और ये सवाल कई बार आपसे पूछा गया है, ये सवाल कई बार आपसे पूछा गया है। अब आगे देखो, आगे बी की भी बीमा चाहिए, तो हमने कहा समान प्रकार की बीमाओं को जोड़ा घटाया जा सकता है। तो जो V की डायमेंशन होगी, मतलब जो V की बीमा होगी, मतलब जो डायमेंशन ऑफ V होगा वही क्या होगा, डायमेंशन ऑफ B होगा। यानी V की बीमा बराबर B की बीमा। अरे अब तो कोई खेल ही नहीं बचा, यानी कि V बराबर क्या हुआ, B। अब आयतन है V, वॉल्यूम है तो L3 हो गया, तो B बराबर क्या आ गया, L3। बताओ मेरे को कोई दिक्कत हुई क्या, कुछ भी नहीं होगा। आपके सवालों में कोई दम नहीं है जो पूछता है, तुमको सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड होकर के एक बार देखना है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई क्या, आगे चले, बिल्कुल चलते हैं। अब देखिए फिर से क्या गजब का सवाल दिया है, सार्थक अंक क्या है, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, फाइंड नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन फॉलोइंग, ठीक है ना। तो ये बात हो गई अपने पास। तो सबसे पहले बात करते हैं सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। तो मुझे बताओ, ओहो, तो सिग्निफिकेंट फिगर की बात होगी। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की जब आप बात करते हैं, मतलब सार्थक अंक की बात करते हैं, तो सार्थक अंक का मतलब क्या है, तो सार्थक अंक का मतलब ये है कि कोई भी, जब भी हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं, मतलब मापते हैं, तो उसमें लास्ट वाला डिजिट जो होता है वो डाउटफुल होता है, मतलब संदिग्ध होता है। तो लास्ट वाला डिजिट डाउटफुल है, बाकी सारे डिजिट डेफिनिट हैं, मतलब निश्चित हैं, मतलब ये तो होगा ही होगा। अरे सोचो भाई सोचो, जैसे तुमने मेजर किया 5.2 सेंटीमीटर किसी भी चीज की लेंथ को, तो जब तुमने 5.2 लिखा तो ये 1 और 3 के बीच का है, मतलब ये 2 वाला जो नंबर है ये डाउटफुल है। अरे खाने बने हैं, तुमने देखा 5 के आगे जा रहा है 5.2, तो 2 से थोड़ा सा पीछे भी हो सकता है, थोड़ा सा आगे भी हो सकता है, मतलब वो 1 भी हो सकता था और 3 भी हो सकता था। तो ये जो लास्ट वाला डिजिट है ना मेरे भाई, ये जो लास्ट वाला डिजिट है ना मेरे भाई, ये क्या होता है, डाउटफुल होता है, मतलब संदिग्ध है। तो किसी भी माप में जब भी हम किसी भी चीज को मेजर करेंगे तो उस माप में सभी निश्चित अंक और एक डाउटफुल डिजिट, मतलब सारे निश्चित और एक संदिग्ध अंक को क्या बोलते हैं, तो सारे निश्चित और एक संदिग्ध अंक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं सार्थक अंक, है ना। तो क्या लिखोगे, हिंदी में परिभाषा अगर लिखनी हो तो, हिंदी में परिभाषा अगर लिखनी हो तो किसी भी माप में सभी निश्चित अंक
व एक संदिग्ध अंक, एक संदिग्ध अंक मतलब केवल एक डिजिट डाउटफुल होना चाहिए। एक संदिग्ध अंक को क्या बोलते हैं? सार्थक अंक बोलते हैं। एक संदिग्ध अंक को क्या बोलते हैं? सार्थक अंक बोलते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो इन एनी मेजरमेंट, इंग्लिश में बोल रहा हूं, इन एनी मेजरमेंट ऑल डेफिनिट डिजिट एंड वन डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब सभी अशून्य। मान लो ये हमने लिखा 2, 3, 4, 7, है ना, इसमें पूछा कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये सारे नॉन जीरो हैं। अब अगर ये सारे नॉन जीरो हैं, ये सारे ही नॉन जीरो हैं, तो ये सभी इस क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मतलब इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या है वो कितनी होगी? 4, है ना। इस तरीके से अगर मान लो ये तुम ले आए 2.030, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो इसमें भी ये वाला जीरो छोड़ नहीं देना, या तो ये वाला जीरो छोड़ नहीं देना। दशमलव के दाईं ओर जितने भी शून्य आएंगे वो सभी क्या माने जाएंगे? सार्थक अंक माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? सार्थक अंक माने जाएंगे। तो इसमें भी कितने हुए? 4। अब मान लो अगर तुम्हारे पास 0.0034 लिखा है, तो मैंने कहा दशमलव के दाईं ओर जितने आएंगे वो सब माने जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं, दशमलव के दाईं ओर आए लेकिन प्रथम अशून्य के बाद, ये एक अशून्य आ गया था, इसके बाद आए हैं ना, तो इसमें केवल कितने डिजिट हैं? 2। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसको देखते जाना है। 3-4 प्रॉपर्टी भी आपको इसी के साथ लिखनी है कि सारे अशून्य अंक, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फिर इसके बाद दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाला जीरो क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब 2 अशून्य अंकों के बीच में आने वाले सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। अब किसी भी माप में दशमलव के बाईं ओर अशून्य अंक के पहले आने वाले सारे शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते, है ना। तो ये सब सार्थक अंक नहीं है, केवल इसमें कितने हुए? तो केवल 2। ठीक है ना। तो इस तरीके से चीज। अब अगर मान लो हम किसी चीज का मेजरमेंट बदले, पहले सेंटीमीटर से मेजर किया था, फिर मीटर से मेजर किया, तो 1 और 100, तो इसमें भी एक ही सार्थक अंक होगा। तो माप वाले में हमको ये ध्यान देना है कि सार्थक अंक एक ही होगा, है ना। तो ये अपने पास हो गया। अब इसमें आपको सभी में क्या करना है? सार्थक अंकों की संख्या को बताना है। ठीक है ना, कि किसमें कितने सार्थक अंक हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, तो सब में सार्थक अंक कितने कितने, एक बार चैट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ये वाला सवाल मैं आपके लिए छोड़ करके जा रहा हूँ आगे। ठीक है ना, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब देखिए अगला एक सवाल आपके वेक्टर से आया है। क्या आया है? कम ठीक दिख रहा है क्या? तो देखते हैं। वेक्टर ए बराबर दिया है 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी बराबर आपको दिया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। इतना दिया है ना। हाँ, तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मान पूछा है, तो जब भी आपसे क्रॉस पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? सार्डिक विधि का उपयोग करेंगे, है ना। यहाँ पर लिखेंगे आई जे के, चलो आई कैप, जे कैप और के कैप। इतनी बात हुई ना, आई कैप, जे कैप और के कैप। यहाँ पर लिखोगे 3, यहाँ पर लिखोगे 1, यहाँ पर के बगल में भी कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर आई कैप के बगल में क्या है? 2, यहाँ पर जे कैप के बगल में क्या है? माइनस का 1, और यहाँ पर के कैप के बगल में क्या है? प्लस का 2, है ना। तो इस तरीके से लिख लिया। अब इसमें डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट लगाना है और आराम से करके दिखाना है। एक बार देख लेता हूँ सारी चीज़ें, कमेंट किस तरीके से आ रहे हैं, किसका कमेंट पहले आया, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं फिर। हाँ, बहुत है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ए क्रॉस बी बराबर इतना हुआ। अब अगर ए क्रॉस बी बराबर इतना हुआ तो अब सॉल्व करते हैं ना। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं। क्या हो रहा है कि हमने लिया सबसे पहले आई कैप, है ना। आई कैप लेंगे तो ये वाला, मतलब ये वाला और ये वाला का सुपड़ा साफ कर देंगे। अब अगर ये वाले का सुपड़ा और ये वाले का सुपड़ा साफ किया तो 1 का गुणा 2 के साथ और 1 का गुणा 1 के साथ, है ना। 1 का गुणा 2 के साथ और 1 का गुणा 1 के साथ, बस यही कराना है।
तो जब 1 का गुणा 2 के साथ और 1 का गुणा 1 के साथ कराना है तो 1 × 2 करेंगे तो 2 हो गया, और माइनस बीच में 1 1 कम 1 हो गया तो -1 आया देखो, और माइनस माइनस मिला के क्या होगा, प्लस होगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस लगाएंगे और जे कैप लिख देंगे, इसको और इसका सुपड़ा साफ कराएंगे, है ना। अब 3 × 2 करेंगे, है ना, क्या करेंगे, 3 × 2 करेंगे तो मतलब 6 - 2 आ जाएगा, प्लस क्या लिखेंगे, के कैप, प्लस क्या लिखेंगे, के कैप। तो इसका सुपड़ा साफ और इसका सुपड़ा साफ, तो ये क्या हुआ, 3 × 1 = -3 और -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से 3i कैप आ गया, -6 में से 2 जाएंगे, 4j कैप आ गया, -5k कैप आ गया, 3 2 5। बताओ मुझे कोई दिक्कत है? अरे अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B बताओ क्या लाओगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B ये बराबर क्या होगा, √ax² + ay² + az², यही तो होगा ना। अरे अब मान लो कभी सवाल में पूछ लिया तो आप इसको लगा करके आसानी के साथ क्या करोगे, निकाल लोगे क्या, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आई कहानी। क्या करोगे, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + -5 का स्क्वायर, 9 16 25 25 50 यानी √50 यानी 5√2 आ जाएगा, बिल्कुल सही सर, है ना। अब देखो ये गति इस तरीके से लिखा है जैसे अनपढ़ों वाला काम कर दिया ना तुम्हारी कैटेगरी का ये भी निकल गया, है ना। तो न्यूटन की गति का कह रहा है दूसरा नियम बताइए, ठीक है। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम अगर बताना है तो देखिए भाई साहब, न्यूटन ने बहुत ही आसान से नियम बताए जिनको आप, अगर आपके घर में कोई 2 साल का भी बच्चा है तो आसानी से नियमों को याद रख सकते हैं। तीनों नियम को याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी 3 से 4 साल का बच्चा है और वो एक चटाई पर बैठ करके उसके पास कुछ खिलौने हैं उनसे खेल रहा होता है, और वो मन उबता है उसका, थोड़ी देर के लिए खिलौने वही चटाई पे छोड़ करके बाहर खेलने के लिए चला जाता है। अब जब वो बच्चा खिलौना से खेलने के लिए बाहर छोड़ करके बाहर चला जाता है, कोई उसका खिलौना आता है और उठा के कहीं पे रख देता है। अब वो बच्चा आता है, देखता है चटाई पे खिलौना नहीं है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, जाता है, पूछता है अपनी माँ से, अपने पिताजी से, अपने भाई से कि क्या तुमने मेरा खिलौना देखा है, क्या तुमने मेरा खिलौना देखा है। क्यों? क्योंकि उसको न्यूटन का पहला नियम अच्छी तरीके से पता है कि कोई चीज़ अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट रिमेन्स रेस्ट एंड इफ ए बॉडी इज इन मोशन रिमेन्स मोशन अनटिल एंड अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी। पहला नियम हो गया, जानता है, 4 साल का बच्चा है, आपसे पूछा जाता है तो नहीं आता। फिर उसके बाद आप उसी बच्चे के साथ दूसरे नियम के लिए क्या करें, एक बॉल है उसके हाथ में और वो बच्चा फेंकता है, आप थोड़ी दूर पे खड़े होंगे वो धीरे से फेंकेगा, आप थोड़ा और दूर जाएंगे वो और तेज फेंकेगा, आप थोड़ा और दूर जाएंगे वो और तेज फेंकेगा, आप थोड़ा और दूर जाएंगे वो और तेज फेंकेगा, क्योंकि उसको दूसरा नियम भी पता है कि किसी भी बॉडी के अंदर जो संवेग परिवर्तन की दर है वो एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। मतलब संवेग परिवर्तन की दर बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी। ये दूसरा नियम पूछ रहा है, तो बहुत ध्यान से आप इसको कर सकते हैं। तीसरी बात, वही बच्चा है, आप उसको कहते हैं बेटा जाओ और जोर से जाना है, इस दीवार पे अपना सिर मारना है। वो बच्चा दौड़ करके जाएगा भी तो भी रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है मैं जितना तेज से दीवार को अपना सर से मारूंगा, दीवार भी मेरे सर को उतना ही तेजी से मारेगी। टिट फॉर टैट, एक्शन रिएक्शन पेयर। सोचिए, तीनों नियम आप अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकली अप्लाई कर चुके होते हैं 4 साल 3 साल की उम्र में, और जब यहाँ पर पूछा जाता है तो नहीं याद होता है। समझ में आ गई है बात? तो एक बार चैट सेक्शन को लाल करना है। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है कि
किसी भी पिंड में संवेग परिवर्तन की जो दर होती, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब अगर ये हो गया है, अब अगर ये बात हो गई है तो आप क्या लिखेंगे, F बराबर क्या हो गया, जब भी इसको हटाते हैं तो K आएगा, है ना, है ना। अब डेल्टा P है तो डेल्टा P का मतलब है, डेल्टा P का मतलब है P बराबर आप देखते हैं M इंटू क्या होता है, M इंटू V होता है ना। तो डेल्टा M इंटू V हो गया डिवाइडेड बाई डेल्टा T हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम क्या करें, M को बाहर निकाल लें तो K बराबर M इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा T लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, डेल्टा V बाई डेल्टा T लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अरे भाई साहब, डेल्टा V M इंटू डेल्टा V इसको लिख दिया और बटे में डेल्टा T है ही है, तो F इज इक्वल टू के M डेल्टा V बटे डेल्टा T। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो F बराबर के एम ए। कई बार लोग डायरेक्टली F बराबर एम ए को क्या बोलते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम एक चीज़ क्या मानते हैं, एजम्पशन, वन एजम्पशन इज हियर, कि क्या एजम्पशन है अपने पास, इफ मास इज कांस्टेंट, क्या करेंगे, इफ मास इज कांस्टेंट, मतलब अगर द्रव्यमान जो है वो नियत है। क्या बात करते हैं, द्रव्यमान तो नियत होता है, नो, मास इज वेरिएबल विथ स्पीड, जैसे जैसे स्पीड बदलेगी मास क्या होगा, बदल जाएगा, है ना। तो मास इज कांस्टेंट, देन F इज इक्वल टू M इंटू ए, एंड K की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या ली, तो K की वैल्यू हमने ली है K इज इक्वल टू 1, मास इज कांस्टेंट एंड K इज इक्वल टू 1, देन F इज इक्वल टू एम ए, मतलब पापा बराबर मम्मी, फादर बराबर मदर, दूसरा नहीं। तो किसी भी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड इन बॉडी, ठीक है ना। ये इतनी हिंदी आप लिखेंगे और इसको कर लेंगे। उम्मीद है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत की बात है नहीं, बहुत बढ़िया सवाल था। अगला सवाल बहुत ही शानदार सा सवाल है कि घर्षण क्या है, और घर्षण क्या है और सीमांत घर्षण के क्या बताने हैं, नियम बताने हैं, और दैनिक जीवन में इसके उपयोग भी लिखने हैं। तो सबसे पहले घर्षण क्या है इसकी बात करते हैं। तो घर्षण का मतलब क्या है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है, यानी कि घर्षण क्या होता है, तो फ्रिक्शन का मतलब है, घर्षण का मतलब है सिर्फ एक चीज, और वो ये है कि जब भी दो सतहों के बीच में रिलेटिव मोशन होगी, आपेक्षिक गति होगी, तो उसका विरोध जो चीज करती है वो क्या कहलाता है, घर्षण कहलाता है। तो दो संपर्क सतहों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है ना। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई एक सरफेस है जो इस तरीके से रखी गई है ना, और इस सरफेस पर कोई भी एक ब्लॉक है, इस सरफेस पर कोई भी एक ब्लॉक है जो इस तरीके का रखा हुआ है, इस सरफेस पर कोई भी एक ब्लॉक है जो इस तरीके का है और रखा हुआ है ना, जो इस तरीके का है और रखा हुआ है। दोनों को हटाना ही पड़ेगा। चलिए फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। अब ये मान लेते हैं एक सरफेस है अपने पास, क्या है, ये एक सरफेस है, इस पर ये एक ब्लॉक रखा है। अब जब भी ये ब्लॉक क्या करेगा, इस सरफेस पर रिलेटिव मोशन करेगा, इस सरफेस पर रिलेटिव मोशन करेगा, ये इस तरीके से इस सरफेस पर रिलेटिव मोशन करेगा। तो अगर ये आगे की तरफ जा रहा है,
अगर ये आगे की तरफ जा रहा है तो इसमें पीछे की ओर जो बल लगता है वही क्या कहलाएगा, घर्षण बल, जो इसको आगे जाने से रोकता है। तो ये m मास का ब्लॉक है और v वेलोसिटी से इधर की ओर अगर चलना शुरू करता है तो इसमें जो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा वो पीछे की ओर लगेगा, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन का फोर्स पीछे की ओर लगेगा, तो दो वस्तुओं के बीच में, दो सतहों के बीच में जो संपर्क सतहें हैं ना, उनके बीच में आपेक्षिक गति का विरोध करने के लिए जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। और ये किस तरीके का बल है, तो रिएक्शनरी फोर्स है ना। तो क्या करता है ये, आपेक्षिक गति का विरोध, अपोजिशन ऑफ रिलेटिव मोशन, आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। जब भी दो वस्तुओं के बीच में आपेक्षिक गति हो रही होगी तो ये उसका विरोध करेगा। कई बार हम क्या समझ बैठते हैं कि घर्षण गति का विरोध करता है, ना ना, तुम बेटा घर्षण के कारण ही चल पा रहे हो, अगर घर्षण ना हो तो तुम चल भी नहीं सकते हो, इसलिए रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। एक सवाल जो यहाँ से बहुत बढ़िया तुमसे पूछ लिया जाता है कि घर्षण किस तरीके का बल है, तो घर्षण जो बल है वो रिएक्शनरी फोर्स है, यानी कि प्रतिक्रिया बल है। जब कोई क्रिया उत्पन्न होगी तभी उत्पन्न होगा। और तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो घर्षण के बारे में आपको जाननी है, जानते ही रहनी है, वो है कि घर्षण एक वैद्युत बल है। कौन सा बल है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, वैद्युत बल है। इसको मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ये 1 नंबर में कई बार ये वाला सवाल आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको लिया है। जैसे मान लो ये कोई एक बॉडी है और ये एक दूसरी बॉडी है, ये दोनों बॉडी किससे मिल करके बनी होगी, एटम से। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, साथ ही साथ इसमें निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भी होंगे। सेम यही कहानी यहाँ पर भी है कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन भी होंगे और पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, है ना। इस तरीके से कुछ कहानी। अब जब दोनों बॉडी न्यूट्रल है तो इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में जाने के लिए और इसके इसमें जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आपस में घूम सकते हैं। अब होता क्या है कि जब हम ऊपर की तरफ, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चले गए, अब जब हम ऊपर की तरफ उठाते हैं तो ये ऐसे ही सीधे सीधे चले आए, लेकिन जब हम आगे ले जाते हैं तो ये इसमें लॉक हो जाता है और इस तरीके से टूट जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के अंदर छूट गया तो ये बॉडी हो जाएगी निगेटिव चार्ज और ये बॉडी हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज। अब चूंकि इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, इस बॉडी पे निगेटिव, तो कौन सा बल काम करने लग जाएगा, वैद्युत बल। इसीलिए हमको ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, कब, जब हम रिलेटिव मोशन करवा रहे होते हैं तब। तो घर्षण किस तरीके का बल है, ये सवाल कई बार पूछा गया, इसलिए ध्यान रखना है, वैद्युत बल है। देखिए आधुनिक मत ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो छूट गए तो क्या हुआ, इसी के कारण आप कोई नट बोल्ट है टाइट कर देते हैं। अरे भाई साहब, ऊपर एकदम सीधा सीधा आपने ये एक नट था इसमें बोल्ट लगा के टाइट कर दिया, वो नीचे की ओर नहीं आता है। क्यों भाई, धरती तो खींच रही है, लेकिन चूंकि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा होता है इसलिए वो नीचे की ओर नहीं आता है। जैसे व्हाइट बोर्ड में चाक से लिखें तो चाक के पार्टिकल अपने आप नीचे नहीं आ पाते, चूंकि हमने रगड़ दिया तो वहाँ पर क्या पैदा हो गया, वैद्युत बल, घर्षण के कारण। अब जब वैद्युत बल पैदा हो गया तो गुरुत्वाकर्षण से 1000 गुना भारी, और 1000 गुना भारी तो किसका मान रखा जाएगा, जिसके पास बल ज़्यादा, जिसके पास शक्ति ज़्यादा। तुमको भी अपनी शक्ति पे काम करना होगा, उस चीज़ों में कुछ दिन तक लगना है जिन चीज़ों में तुम्हारी मेमोराइजेशन पावर स्ट्रांग हो। आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपनाना है कि जिस आदमी ने सिर्फ एक बार पेज पलट करके किताबों को रट लिया है, उस दिन से आपने इस वीडियो को देखने की शुरुआत करी है, तो सोचिए आपसे ज़्यादा पेपर में लेकर के नंबर आने वाला कौन सा व्यक्ति हो सकता है। तो आप सभी को आज के इस युवा दिवस की शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर, जिन्होंने विश्व के पटल पर हिंदुस्तान की पहचान को रखा, उसकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग निकल करके आए जो कि देश को विश्व के शिखर पर लेकर के जाए। तो ये बातें हो गई। अब इसके बाद
पहले क्या माना जाता था कि जो घर्षण का कारण है वो दो सतहों के बीच में खुरदुरेपन का है। मतलब ये है, क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए ये एक कोई भी बॉडी है तो इसकी जो सतह है वो कुछ इस तरीके की है और ये दूसरी बॉडी है जिसकी सतह कुछ इस तरीके की है ना। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाती, तालाबंदी हो जाती, और जब हम इसमें बल लगाते हैं एक में तो क्या होता है, ये इसको तोड़ते पकड़ते इधर की तरफ जाता है। तो रफनेस यानी कि सतह का खुरदुरापन घर्षण का जिम्मेदार है। पहले हम लोग ये मानते थे, लेकिन जब से ये वाला कॉन्सेप्ट आया तो ये आधुनिक मत हो गया। तो घर्षण का मतलब क्या है, मैंने सिंपल सी बात बता दी। घर्षण क्या है, तो दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। ये एक प्रकार का प्रतिक्रिया बल है तथा इसे आधुनिक मत के अनुसार वैद्युत बल की श्रेणी में रखा गया है। जब भी दो वस्तुओं के बीच में रिलेटिव मोशन होगी तो ये बल काम करना शुरू करेगा। घर्षण अब अगर हम देखें तो थोड़ा सा मैं आपको और ब्रीफ करके याद दिला दूं तो शायद अगर ये चीज़ें पेपर में आती हैं तो आप बड़े आसानी के साथ समझ पाओगे, समझ पाओगे कि किस तरीके से आपको चीज़ों को लिखना है और घर्षण जो है वो किस तरीके से होगा आपका, है ना। क्या है कि यहाँ पर घर्षण है यानी कि फ्रिक्शन है, मतलब घर्षण। तो घर्षण जो है यानी कि फ्रिक्शन ये कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है। फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि गतिज घर्षण और स्थैतिक घर्षण, और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि गतिज घर्षण। क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, तो एक है अपने पास स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक घर्षण और दूसरा है अपने पास काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि गतिज घर्षण। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी दो तरीके का है, क्योंकि मुझको कुछ बताना है सीमांत घर्षण तक की कहानी, इसलिए सब कुछ बताया दे रहा। स्थैतिक घर्षण दो तरीके का है, एक है ऑटो एडजस्टिंग यानी कि स्वतः समायोजित। तो घर्षण को स्वतः समायोजित बल भी कहते हैं। क्यों, अभी कारण बताता हूँ। ऑटो एडजस्टिंग और दूसरा होगा लिमिटिंग यानी कि सीमांत घर्षण, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्वतः समायोजित और इसको बोलते हैं लिमिटिंग यानी कि सीमांत घर्षण। सेम इसी तरीके से जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो भी दो तरीके का होता है, पहला वाला हो जाएगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब लुढ़कने वाला, जैसे वाल्व वियरिंग जो होती हैं, और साथ ही साथ दूसरा होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब जब क्या होता है दो चीज़ें आपस में स्लाइड करती हैं। एक बार देख लेता हूँ चीज़ें कंफर्म क्लियर दिख रही हैं क्या। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आ रहा है, बहुत है, बढ़िया चल रहा है। किसी को कोई समस्या हो रही हो तो बताइएगा एक बार मुझे, है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है, तो रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब ये हो गया कि ये लुढ़कने वाला बल यानी कि लोटनिक घर्षण हो गया, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या, यानी कि स्पर्शी घर्षण हो गया। तो ये दो बातें हो गई। देखिए, दुनिया में सबसे चालू जो फोर्स है ना, सबसे चालू जो बल है ना, वो घर्षण बल है। अरे कैसे 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 कैसे, तो अगर मैं आपको कैसे बताऊं तो ये एक बॉडी है, इसके ऊपर ये दूसरी बॉडी है जिसको हम चला रहे हैं, है ना। अब अगर हम इसको चला रहे हैं इधर से इधर की ओर, तो क्या होगा, जैसे हम इधर की ओर चलाएंगे, इधर की ओर फोर्स लगाएंगे, तो फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो जस्ट अपोजिट साइड में, मतलब इधर की ओर लगेगा फ्रिक्शन। अब अगर आप इधर की तरफ 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ये 2 न्यूटन लगेगा। आप इधर की तरफ 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ये भी इधर 3 न्यूटन लगेगा। 4 लगा रहे हैं, 4 लगेगा। कब तक, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ना पहुंच जाए तब तक, सीमांत तक ना पहुंच जाए तब तक। और अगर ऐसा ना होता ना तो आज कितना आसान होता कि आप गाड़ी वाड़ी में क्या करते, तमाम सवारी को इकट्ठे बैठाते, और इकट्ठा बैठाने के बाद क्या कहते, एक बार गाड़ी को फ्रिक्शन के लिए ऐसे धीरे से धक्का दे दी, तो भाई साहब
अब आपने इधर की तरफ धक्का दे दिया और गाड़ी को उधर जाना है, इधर की तरफ धक्का दिया, गाड़ी को इधर जाना है, तो ये फ्रिक्शन अगर 100, 200, 500 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 10,000 न्यूटन लगने वाला होता कि चलो अब तो बल लग गया ना, हमको इधर लगना है इतना, अपने आप गाड़ी चलती रहती है ना। तो इसलिए ये बहुत चालू फोर्स है, जितना ज़रूरत है उतना ही लगेगा, मतलब ऑटो एडजस्टिंग है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि तुम 10 न्यूटन का लगा रहे हो तो ये 50 न्यूटन का लग के पीछे चला जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, ऑटो एडजस्टिंग, यानी कि स्वतः समायोजित बल। अब फिर जैसे जैसे तुमने इसमें बल लगाना शुरू किया, ये भी वैसे ही लग रहा है एक सीमा के बाद। जैसे मान लो, अब तो इसको मिटा सकता हूँ ना, जैसे मान लो तुमने क्या करा, तो तुमने एक काम करा, क्या काम करा, तुमने एक काम करा, क्या काम करा, तुमने एक काम करा, क्या काम करा, तो ये काम करा कि तुमने 2 न्यूटन का बल लगाया तो ये भी 2 लगा, तुमने 4 लगाया ये भी 4 लगाया, तुमने 6 लगाया ये भी 6 लगाया, तुमने 8 लगाया ये भी 8 लगाया, लेकिन तुमने 10 लगाया तो इसने भी 10 लगा दिया। अब जैसे ही तुम 10 से 11 करते हो ये चलना शुरू कर देता, चूंकि अब ये बोलता है मेरे बस की नहीं है, लिमिट हो चुकी है। तो सीमांत घर्षण का या फिर स्थैतिक घर्षण का, किसका, स्थैतिक घर्षण का वो अधिकतम मान जिसके बाद कोई पिंड चलना शुरू कर देता है, क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण कहलाता है। अरे भाई साहब, फिर से देखो, स्थैतिक घर्षण का वो अधिकतम मान जिसके बाद पिंड चलना शुरू कर देता है, गति की अवस्था में आ जाता है, क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। इसको FL से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आफ्टर विच बॉडी, जिसके बाद क्या होगा, बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, है ना। हाँ, तो इसको हम किससे दिखाएंगे, FL से। तो FL बराबर, अब जैसे देखो ये एक ब्लॉक है, इधर की तरफ तुमने फोर्स लगाया, इसका मास m है, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा r। अब इसका कुछ अपना घर्षण गुणांक भी होगा, तो FL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा r। तो यानी कि FL बराबर होगा, जब भी हम इसको हटाते हैं तो μs इंटू r, तो यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर हो गया μs इंटू mg, ठीक है ना बात। तो ये आपका क्या आ गया, फार्मूला आ गया, किसका, ये तो दूसरी से चल रही। तो आपका फार्मूला आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन का या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन का। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला क्या हो गया, FL बराबर म्यू mg। व्हाट इज म्यू, म्यू क्या है, तो म्यू है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, मतलब स्थैतिक घर्षण गुणांक, म्यू s लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि स्थैतिक घर्षण बोल रहे हैं तो म्यू SMG, ठीक है ना बात। इतनी बात हो गई, तो ये सीमांत घर्षण हो गया। अब कह रहा है इसके नियम बताओ और दैनिक जीवन में उपयोग भी बताओ। तो नियम बताते हैं भैया, नियम क्या है, तो स्थैतिक घर्षण का नियम क्या है, तो पहला नियम यही हो गया कि जो स्थैतिक घर्षण है वो FL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा R, मतलब म्यू mg के बराबर होता है, यानी कि स्थैतिक घर्षण का मान अविलंब प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है, ठीक है ना, सीमांत घर्षण का, सॉरी, है ना। दूसरा नंबर क्या करोगे आप, तो दूसरा नंबर आपसे कहा जाए तो ये बल हमेशा गति की दिशा के विपरीत लगता है, मतलब ये अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, गति की दिशा के विपरीत लगेगा, है ना। अब ये वाला भी मिटा देते हैं, ठीक है, गति की दिशा के विपरीत लगता है। तीसरी बात देखो मेरे प्यारे भाई, तो तीसरी बात अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा, मैंने कहा जितना रफ सरफेस होगी उतना बढ़िया घर्षण बल काम करेगा। तो ये रफनेस पर यानी कि सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, किस पर, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। चौथी बात जान लो, तो चौथी बात क्या है, अगर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सेम हो तो एरिया कितना भी बढ़ा दो, नॉर्मल रिएक्शन नहीं बढ़ना चाहिए, अविलंब प्रतिक्रिया बल नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर अविलंब प्रतिक्रिया बल सेम है तो
एरिया पर निर्भर नहीं करता। फॉर सेम आर डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया, तो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। मुझे बताना एक बार इतनी चीजें चमकी कि नहीं चमकी। 5 नंबर का ये सवाल आता है, ध्यान दे लेना, है ना। अब दैनिक जीवन में इसके उपयोग, अरे भाई साहब घर्षण के बिना तुम चल नहीं सकते, ब्रेक नहीं लगेगा, घर्षण नहीं होगा, तो इसके तो बहुत सारे उपयोग तुम लिख सकते हो। बुराई भी है, अच्छाई भी है, घर्षण एक आवश्यक बुराई है, तो ये बात हो गई। बताना इतनी बात समझ में आ गई है क्या? अगर समझ में आई है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में या फिर चैट सेक्शन में लाल करना है, दिल से आग लगानी है। क्या करना है? दिल से मेरे भाई आग लगानी है आपको यहाँ पर। आगे चलते हैं, अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल इस बार आया है। क्या? बहुत ही बढ़िया सवाल है। जड़त्व आघूर्ण व घूर्णन त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। तो डिफाइन प्रभावित नहीं करना था, ये इन्फ्लुएंस, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है जिसको इन्फ्लुएंस करना था। क्या करना है? परिभाषित करना है, डिफाइन करना है। तो जड़त्व आघूर्ण, अब चूंकि टाइपिस्ट जो है उसके पास बढ़िया गर्लफ्रेंड है, तो वो उसको इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में लगा रहता है, तो उसने क्या करा? इन्फ्लुएंस लिख दिया, है ना, प्रभावित कर दिया। चलिए आइए, जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि इनर्शिया यानी कि जड़त्व क्या होता है। तो जड़त्व का मतलब है कि कोई भी चीज अगर अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करे, रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, उसको मोशन पे जाने में दिक्कत है, और मोशन पे है तो चलते ही रहना चाहती है, उसको रेस्ट में आने में दिक्कत है। तो जिस स्टेज में वो है, जिस स्टेट में वो है, जिस अवस्था में वो है, उसी अवस्था में बने रहने का को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। तो यानी कि जिस तरीके से इनर्शिया ये बताता है कि किसी भी चीज को कितना मुश्किल है चलाना, सेम उसी तरीके से जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बताता है कि किसी भी चीज को कितना मुश्किल है घुमाना। घुमाने के लिए जो बल लगता है उसको बोलते हैं टॉर्क। तो वो कितना मुश्किल है, किसी भी चीज को हम घुमाना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी किसकी होती है? जड़त्व आघूर्ण की। तो जो काम फोर्स कितना हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा वो मास में हो रहा, तो मास के कारण होती है जो प्रॉपर्टी, सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? जड़त्व आघूर्ण देख रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे ये हमारे पास एक एक्सिस है और इसके अराउंड ये एक मास है, इसको हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? घुमाना चाह रहे हैं। ये m1 मास है, इसकी डिस्टेंस r1 है। ये एक दूसरा मास है, इसकी डिस्टेंस मास ये है m2, डिस्टेंस है इसकी r2। अब हम इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाना चाह रहे हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो क्या करोगे आप? I बराबर होता है mr²। और चूंकि कई सारे अगर एक बॉडी में पिंड हैं तो हम किसका यूज करते हैं? समेशन का यूज करेंगे। तो I बराबर सिग्मा mr²। अब डेफिनीशन देखना, डेफिनीशन लिखना। क्या डेफिनीशन लिखना है? तो डेफिनीशन में एक बात लिखनी है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से लंब दूरी के वर्ग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। लिख दे यहाँ पर, हाँ लिख दो भाई, लिख दो। तो किसी पिंड के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल को क्या कहते हैं? जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। एक बार बताना जरा, ये कैसी राशि है? स्केलर है या फिर वेक्टर है? बताओ एक बार मुझको कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना?
कैसी क्वांटिटी है ये बताना है। तो सिग्मा mr²। अब इसकी अगर पर्टिकुलर बात करें तो इसमें अपने पास क्या है, 2 मास हैं, तो I बराबर हो गया m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। अगर कोई तीसरा मास है तो m3 r3 का स्क्वायर। इसीलिए हमने क्या लिखा, I बराबर सिग्मा mr²। ये बड़ा बड़ा लिख दिया है ताकि आप ध्यान रख पाएँ कि अगर एक से ज़्यादा मास दिखाई दें तो हमको क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने के लिए सिंपल सा उपयोग किया गया, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी होगी तो मेरे भाई ये होगी आपकी स्केलर। वैसे तो है ये टेंसर, लेकिन ये क्या होगी, स्केलर होगी। गुणन त्रिज्या भी बतानी है, समांतर अक्ष का प्रमेय भी बताना है। वाह, एक जगह पे 3 क्वेश्चन को अप्लाई किया है ना। चलिए आइए अब देखते हैं कि जड़त्व आघूर्ण तो हो गया अपने पास, घूर्णन त्रिज्या को परिभाषित करना है। पहले थोड़ी सी चर्चा और करेंगे किस पे, जड़त्व आघूर्ण पे ही। तो जड़त्व आघूर्ण पे ही अगर हम चर्चा करें तो ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहली चीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो पहली चीज, ये पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर है। मास बदलेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा, है ना भाई साहब, पिंड का द्रव्यमान। अब देखो दूसरी बात, जितना ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। अरे दूरी बढ़ेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा। तो यानी कि अगली जो चीज इसको इफेक्ट करती है वो घूर्णन अक्ष यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी इसको अफेक्ट करती है। जितना दूरी को बढ़ाओगे घटाओगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही कम या ज्यादा होगा। तीसरा नंबर, अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से हुआ है, इस पर भी ये बात निर्भर करेगी। मतलब कहना क्या चाहते, कहना हम ये चाहते तुम्हारे पास एक सिलेंडर हो, जब तुम उसको ऐसे ऐसे रोल करते हो तो बड़े आराम से सड़क में 1-2-4 किलोमीटर ले करके चले जा सकते हो। लेकिन उसी सिलेंडर को उतना ही मास है, तुमको हमने कह दिया कि इस तरीके से करके ले जाना है तो तुमको बड़ी मेहनत पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया। तो घूर्णन अक्ष के सापेक्ष मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया, जबकि मास उतना ही है, तो वो भी अफेक्ट करता है। इसलिए इन 3 बातों पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा, तो ध्यान रखना। अब I बराबर mr² है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और साथ ही साथ डायमेंशन हो गई ml2। कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं है ना, एकदम आसान सी कहानी मैंने आपको समझाई। अब देखो घूर्णन त्रिज्या की बात करते हैं। तो घूर्णन त्रिज्या का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई? तो घूर्णन त्रिज्या का मतलब ये है कि अगर हम एक कोई भी बॉडी है वो घूम रही, उसके सारे मास को एक जगह पे इंक्लूड मान लें, क्या करें? यहाँ पे तो दिख ही रहा है ना। हाँ, क्या करें कि यहाँ से एक बॉडी है वो घूम रही थी, उसके एक पूरे मास को हमने एक जगह पे सेंटर्ड मान लिया। उसके पूरे मास को हमने एक जगह पे क्या कर दिया, सेंटर्ड मान लिया कि ये एक जगह पे मास जो है वो सेंटर ऑफ मास आ गया। ये पूरी बॉडी का मास है तो कैपिटल M लिख दूं क्या? चलिए, और इसकी ये जो डिस्टेंस है इसको हमने R की बजाय क्या लिख दिया, K लिख दिया। ठीक है ना। तो कहा अगर आप घूर्णन त्रिज्या को ढूंढ रहे हो, ये K क्या है, घूर्णन त्रिज्या, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसने कहा कि I जो होगा वो क्या होगा, mk² के बराबर होगा। तो क्या, तो k² बराबर होगा भाई I/m के, होगा कि नहीं होगा? तो k बराबर क्या होगा, अंडर रूट में I/m। तो ये है परिभ्रमण त्रिज्या या फिर रेडियस ऑफ गायरेशन या फिर घूर्णन त्रिज्या। अंग्रेजी वाले ध्यान देंगे, हाँ मैं बताना भूल गया था। रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब घूर्णन त्रिज्या, ठीक है ना।
तो रेडियस ऑफ गायरेशन, अगर हम किसी भी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित मान लें तो घूर्णन अक्ष से दूरी को परिभ्रमण त्रिज्या बोलेंगे, और पिंड के द्रव्यमान में घूर्णन त्रिज्या के वर्ग का गुणा करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I बराबर m के स्क्वायर, तो k स्क्वायर बराबर क्या होगा, I/m। इतनी बात समझ में आई क्या? आई क्या? चैट सेक्शन को एक बार लाल करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना। एक नंबर में भी कई बार ये सूत्र देके पूछते हैं तुमसे कि घूर्णन त्रिज्या क्या है, और इस तरीके का अंडर रूट लगा करके दे देते हैं। अभी इसमें एक सवाल और है, समांतर अक्ष का प्रमेय लिखिए। सब बस लिखना भी सी है कि सिद्ध भी करना है, केवल लिखना। वाह, एक पेज और लेना पड़ेगा, है ना। क्या कह रहा है, तो बात ये हो रही है, क्या बात हो रही, क्या बात हो रही, तो बात ये हो रही, अरे क्या बात हो रही है समांतर अक्षों का प्रमेय लिखना है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, जानदार, शानदार। समांतर अक्ष का प्रमेय, पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसके लिए होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। किसके लिए होता है मेरे प्यारे भाई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। अरे आज तुम एक बार मेरे साथ यहां पर पढ़ लो, जिंदगी भर तुमको सारी चीजें ध्यान में रहने वाली हैं, बस स्टाइल मारना बंद करके मेरे साथ नोट करते हुए चलना है। एकदम आसान सी भाषा में सारी चीज़ों को समझाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मान लेते हैं एक बॉडी है अपने पास, ठीक है, जिसका मास m है। इसका रोटेशन हम कराना चाहते हैं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, और इसका सेंटर ऑफ मास जो है, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो इस लाइन से होकर के गुजरता है। ये है सेंटर ऑफ मास वाली लाइन। थोड़ा सा ज्यादा उधर है क्या? ये है सेंटर ऑफ मास वाली लाइन, थोड़ा सा और पास में लाते हैं ताकि सेंटर ऑफ मास की फीलिंग आए। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, ये है सेंटर ऑफ मास, तो ये I अबाउट सेंटर ऑफ मास यहां पर लिखते हैं, और ये अपने को एक्सिस निकालनी है तो I अबाउट जेड एक्सिस निकालनी है, ठीक है ना। तो ये थ्योरम क्या बोलती है, थ्योरम क्या बोलती है कि अगर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाए, a हो जाए, ठीक है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो a हो जाए, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस एक्सिस के अबाउट I अबाउट जेड एक्सिस, दिस इज इक्वल टू I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ma स्क्वायर के बराबर होगा। इतनी बात बताओ मुझे एक बार, आपको समझ में आई कि नहीं आई? अरे एक बार बताना जरा सा, इतनी बात समझ में अगर आ रही है तो 100% मामला क्लियर है, तुमको सारी कहानी मेरे साथ ही समझ में आ जाएगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और अगर नहीं आई है तो भी मैं समझा के बिना तो मानूंगा है नहीं, मैं समझाए बिना तो मानूंगा है नहीं। अब अगर मैं समझाए बिना नहीं मानूंगा तो फिर समझा के ही छोड़ूंगा। तो I अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड I अबाउट पूरे पिंड के स्क्वायर में दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, है ना, प्रूफ करना मांगता है। तो देखो थोड़ी सी कथन इसमें आपको लिखना पड़ता है, मतलब क्या लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ये वाली थ्योरम ये बोलती है कि किसी पिंड का किसी दी हुई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, अरे भाई साहब, किसी पिंड का किसी दी हुई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा द्रव्यमान केंद्र व उस अक्ष के दूरी के वर्ग से उस पिंड के द्रव्यमान में गुणनफल के योग के बराबर होता है। इतनी बात आपको लिखना है। अरे इसी को एक्सप्रेस करो, कैसे भी लिखना है, बस क्या बताना है अपने को कि
अपने को क्या बताना है, एक बात बस एक बात, क्या वो ये है कि आई अबाउट सेंटर ऑफ मास मतलब द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष की परिता जड़त्वाघूर्ण तथा उस पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान में द्रव्यमान केंद्र और उस दी हुई अक्ष के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये इतनी हिंदी आपने लिखी। इसका प्रूफ भी मांगता है आपसे, जब ये 5 नंबर में सवाल आएगा ना तो इसका प्रूफ भी मांगेगा। तो हमने कहा कि ये अगर हम मान लें कि एक पॉइंट मास है जो यम है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर है, m1 r1 है ना। अब हमको चाहिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I बराबर अभी जस्ट आपने देखा था क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो m और r कितना है, तो a प्लस आर, इस वाले पार्टिकल का कितना होगा भाई साहब, a प्लस आर। तो m1, अरे 1 क्या लगाना, एक ही पार्टिकल से सब कुछ देख लेंगे ना। तो m a प्लस आर का होल स्क्वायर, एम आर स्क्वायर हो गया। अब मुझे बताओ I अबाउट जेड जेड एक्सिस है ना, तो m a प्लस आर का स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इतना होगा क्या, इसको मल्टीप्लाई कराओ, m a स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर प्लस 2m a r। अब ऐसे ही इसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे और इस पूरी बॉडी का मास हमने माना कितना है, कैपिटल M है। तो इसमें सब में क्या लगाना पड़ेगा, सिग्मा m a स्क्वायर प्लस सिग्मा m r स्क्वायर प्लस सिग्मा 2m a r इतना होगा। अब छोटा छोटा m को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, बड़ा वाला m a स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर प्लस 2m a r। अब मुझे बताओ ये जो a r, m तो खैर बाहर निकाल लेंगे तो कैपिटल M हो जाएगा, a r है वो कहाँ से डिस्टेंस है, इस सेंटर ऑफ मास से इधर और इस सेंटर ऑफ मास से इधर की दूरी। अब अगर तुम्हारे पास एक तराजू है इस तरीके का, इसके ऊपर अगर तुम तौल रहे हो तो ए आर इधर भी आ रहा है, ए आर इधर भी आ रहा है, दोनों तरफ बराबर है, तो जाहिर सी बात है जितना बल इधर उतना बल इधर, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, इधर वाला अगर प्लस का ए आर लोगे तो इधर वाला माइनस ए आर, और दोनों सेंटर ऑफ मास से हैं तो दोनों तरफ के द्रव्यमानों का योग बराबर, तो प्लस आर माइनस ए आर, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मुझे बताओ ना भाई साहब, क्या हम पहुंच गए जहां पर पहुंचना चाहते हैं। एम आर स्क्वायर का मतलब है आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम ए स्क्वायर। अरे यही तो चाहिए था ना अपने को तो यही चाहिए था, तो मिल गया, यही चाहिए था तो मिल गया, है ना। आई अबाउट जेड एक्सिस दिस इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम ए स्क्वायर। ध्यान रखना, एकदम आसान सी भाषा में समझाया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से कर लोगे, है ना। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, बस थोड़ा सा लिखने में समस्या ये हुई कि ये गति का टी इधर रहेगा और केपलर, है ना। तो केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में कुछ नियम बताए। केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में कुछ नियम बताए, उसी को अपने को डिफाइन करना है। तो 3 तरीके के नियम केपलर ने दिए थे। कितने तरीके के नियम दिए थे, तो 3 तरीके के नियम केपलर ने दिए थे। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना है। अब अगर 3 तरीके के नियम केपलर ने दिए थे तो पहला नियम था क्या, कक्षाओं का नियम, मतलब लॉ ऑफ ऑर्बिट, है ना। पहला नियम क्या है, कक्षाओं का नियम, मतलब लॉ ऑफ ऑर्बिट। ध्यान से देखते रहना है, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है फटाक से कमेंट करना है, जवाब अवश्य मिलेगा, है ना, जवाब अवश्य मिलेगा। रिकॉर्डिंग के बाद भी वीडियो पड़ी रहेगी, अगर कमेंट सेक्शन में किसी का इससे रिलेटेड सवाल होगा जिसका जवाब देना जरूरी होगा तो मैं उसका भी जवाब आपको 100% दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए आप सब लोग ध्यान से देखना।
कक्षाओं के नियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम क्या बोलता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और सूर्य उसके किसी एक फोकस पर स्थित होता है। ये एक फोकस बना दिया, एक फोकस ये बना दिया, है ना। तो इसने ये बात बोली कि कोई भी प्लैनेट हो वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा और सूर्य उसके किसी भी एक फोकस पर स्थित होगा। और इलिप्स की इक्वेशन आप जानते होंगे, तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो इसके पास दो तरीके की एक्सिस होती, एक होती है मेजर एक्सिस जो बड़ी है, इससे बड़ी कोई एक्सिस हो नहीं सकती, ये मेजर एक्सिस है, और दूसरी होती है माइनर एक्सिस। तो दो तरीके की एक्सिस होती है। इस वाले को अगर ए बोल लें तो इस वाले को क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। तो जो इलिप्स की इक्वेशन होती है वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स इन इलिप्टिकल पाथ अराउंड सन एंड सन इज सिचुएटेड इन एनी फोकस। सूरज जो है वो किसी भी एक फोकस पर स्थित होगा, चाहे इस वाले पर, चाहे इस वाले फोकस पर, चाहे इस वाले फोकस पर, किसी भी एक फोकस पर सूरज स्थिर होगा और सन उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। ये इलिप्टिकल पाथ के लिए अपने पास क्या हो गया? व्यंजक हो गया। ये पहला नियम हो गया। दूसरे वाले नियम की बात करते हैं। देखिए शार्ट में ही बता रहा हूँ, वरना पढ़ाते तो ऐसा कि बहुत देर तक चर्चा इस पे करी जा सकती है, लेकिन टाइम की कमी होने के कारण थोड़ा सा शार्ट में मामला चल रहा है। अगला नंबर है लॉ ऑफ एरियल स्पीड, मतलब क्षेत्रीय चाल का नियम। ध्यान रखना, धोने वाला एरियल नहीं है ना, क्षेत्रीय चाल का नियम। तो क्षेत्रीय चाल का नियम क्या बोलता है, इसकी बात करते हैं। तो क्षेत्रीय चाल का नियम ये बोलता है कि प्रत्येक ग्रह समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है। मतलब ये अगर अपने पास एक इलिप्टिकल पाथ है ना, यार कम ठीक बनता है क्या? ये अपने पास एक इलिप्टिकल पाथ है और इस इलिप्टिकल पाथ में ये हो गई माइनर एक्सिस और ये हो गई मेजर एक्सिस, है ना। तो एक मेजर एक्सिस है और एक माइनर एक्सिस है। सूरज अभी के लिए मानते हैं कि यहाँ पर है सूरज। कौन बैठा है यहाँ पर? सूरज बैठा है, सन। कोई ग्रह यहाँ पर है, इससे ये वाली डिस्टेंस है। थोड़ी देर के बाद वो ग्रह यहाँ पर पहुँचता है। कितनी देर के बाद? डेल्टा टी टाइम के बाद v1 स्पीड से चलते हुए। कितनी स्पीड से चलते हुए? v1 स्पीड से चलते हुए वो इतना बड़ा एरिया क्या करता है? कवर करता है। v1 स्पीड से चलते हुए वो इतना बड़ा एरिया कवर करता है। फिर यही ग्रह यहाँ पर पहुँचता है और v2 स्पीड से चलता है उतने ही सेम टाइम डेल्टा टी टाइम के लिए। तो इतना एरिया वो कवर करता है, इतना एरिया वो कवर करता है। जैसे ही वो इतना एरिया कवर करता है, जैसे ही वो इतना एरिया कवर करता है तो वो इतना बड़ा एरिया बना लेता है। तो आप अगर देखें तो ये इस वाले पॉइंट को ए नाम दे दें, इस वाले को बी, इस वाले को सी नाम दे दें और इस वाले को डी। तो दूसरा नियम ये कहता है कि प्रत्येक ग्रह समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। समान समयांतराल अगर है, टाइम पीरियड देखिए दोनों वही लिया है,
समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। मतलब ग्रहों की जो चाल है वो नियत रहती है, अर्थात ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। ठीक है ना। इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि ट्राइंगल ASB का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ASB, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CSD। मतलब समान समयांतराल में समान दूरी समान क्षेत्रफल तय करेगा, यानी कि ग्रहों की जो क्षेत्रीय चाल है वो क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको R1 मान लें, इसको वाले को R2 मान लें, तो 1/2 है ना, बेस इंटू हाइट, यानी कि V1 इंटू डेल्टा टी इंटू R1, ये बराबर होगा 1/2 V2 इंटू डेल्टा टी इंटू R2। 1/2 से 1/2 को निपटा दें तो V इंटू R है ना, V1 इंटू डेल्टा टी इंटू R1, ये बराबर होगा V2 इंटू डेल्टा टी से डेल्टा टी को निपटा ही लो, काहे बार बार लिख रहे हैं ना। चलो आओ निपटा लेते हैं भाई, वो भी तो दोनों बराबर ही हैं। तो 1/2 से 1/2 को निपटाया और डेल्टा टी से डेल्टा टी को निपटा दिया, तो V1 इंटू R1 बराबर हो गया V2 इंटू R2, है ना। तो V1 अपान V2 बराबर हम लिख सकते हैं R2/R1, यानी कि अब यहां से अगर हम देखें तो देखो V1 है तो R1 चला गया नीचे, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब दूरी बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम, और अगर दूरी घटेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अधिक। यानी कि जो ग्रह जितना सूरज के समीप होगा वो उतना तेजी से चलेगा, और जो ग्रह जितना सूरज से दूर होगा वो उतना धीरे धीरे चलेगा। इसका ये मतलब है। ये भी सवाल बनता है तो मार्क करना इसको कि ग्रह की क्षेत्रीय चाल में जो संबंध है वो दूरी का व्युत्क्रम का है। ठीक है ना, ये दूसरी बात हो गई। बताओ मेरे को इतनी बात समझ में आई है क्या? इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई? नहीं आई है तो एक बार बताना। मैंने कहा कि प्रत्येक ग्रह समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है, अर्थात ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। यहाँ से यहाँ तक ये ग्रह चला, डेल्टा टी टाइम में V1 की स्पीड से A से B पहुँचा, तो ये ट्राइंगल बना, इसका एरिया। और फिर R2 ये यहाँ पर C से D चला तो CSD का क्षेत्रफल इसका। अब 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई, यहाँ पर करा तो डिस्टेंस इंटू ये वाली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाली डिस्टेंस कर दिया। डेल्टा टी कट गया, 1/2 कट गया। V1 अपान इंटू R1 बराबर V2 इंटू R2, V1 अपान V2 बराबर R2/R1, यानी कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब ये जो है ये वाला नियम मार्क करना, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्या ये वाला नियम किसको व्यक्त करता है? तो कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना। तो दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आगे चलते हैं। अच्छा, अभी इसका तीसरा भी बताना है, जगह कम है ना। चलो, तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम है परिक्रमण काल का नियम, मतलब कि लॉ ऑफ टाइम पीरियड, आवर्त काल या फिर परिक्रमण काल का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो तीसरा नियम, केपलर ने 3 नियम दिए थे, अब कौन सा नियम आया? परिक्रमण काल का नियम। मुझे बताओ एक बार परिक्रमण काल का नियम। तो इसने कहा कि सूरज के चारों ओर प्रत्येक ग्रह चक्कर तो लगाएगा ही लगाएगा, और जब वो चक्कर लगा रहा है तो उसकी सूरज से कुछ दूरी हो ही रही है,
है ना, जब सूरज से कुछ ना कुछ दूरी हो ही रही है तो मान लेते हैं कि ये इसमें सूरज जो है वो किसी भी एक फोकस पर है, किसी भी एक फोकस पर सूरज होगा तो ये पहले ग्रह के लिए डिस्टेंस हो गई। मान लेते हैं यहाँ पर सूरज है और वो ग्रह कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसकी डिस्टेंस इससे कितनी हो गई r1। फिर एक दूसरा ग्रह है जो इससे थोड़ा सा और दूरी पर है ना, ये एक्सिस तो वही है। अब हमने कहा कि जब दूसरा ग्रह आया तो वो यहाँ पर है और उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, r2 हो गई। तो इसने कहा कि किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस यानी कि r का क्यूब। बस इतना इस नियम में ध्यान रखना है। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब, तो इसमें इतना लिखना है कि किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उसकी दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि टी का स्क्वायर बराबर होगा के आर का क्यूब। अब यहाँ पर दो ग्रह हैं तो T1 का स्क्वायर बराबर के R1 का क्यूब और T2 का स्क्वायर बराबर के R2 का क्यूब। अब दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो T1 अपान T2 का स्क्वायर बराबर के R1 का क्यूब डिवाइडेड बाई के R2 का क्यूब। के से के को निपटा दें तो यहाँ से अपने को एक जगह एक ग्रह की दूरी पता होती है, दूसरे ग्रह का टाइम पीरियड निकालना होता है। आराम से इस फार्मूले का उपयोग करके हम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं तो इस फार्मूले का उपयोग करके हम निकाल लेते हैं कि T1 का स्क्वायर अपान T2 का स्क्वायर बराबर R1 का क्यूब अपान R2 का क्यूब। ये न्यूटन का केपलर का तीसरा नियम हो गया। 3 नियम के कारण मिस्टेक हुआ थोड़ा। अभिकेंद्र बल को परिभाषित कीजिए तथा अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र निगमित कीजिए। मतलब क्या बताना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है, तो देखिए जब भी कोई भी बॉडी गोले पर मोशन करता है ना, तो ये मान ले अगर अपने पास गोला है, मतलब सर्कुलर मोशन करता है कोई भी पार्टिकल, ये इसका सेंटर हो गया, इसकी जो डिस्टेंस है ये r है, और एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से इस तरीके से मोशन कर रहा है ना, तो हमेशा इसके सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है। ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा तो ये फोर्स लग रहा है इधर की ओर, ये पार्टिकल जब यहाँ पर पहुँचा तो इस तरीके से जा रहा है तो ये फोर्स लग रहा है इधर की ओर, है ना, इधर की ओर लगा, इधर की ओर लगा। जब ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा तो हमेशा इसके सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है जो इसको बांध करके रखता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो किसी वृत्ताकार गति में गतिमान कण पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, अभिकेंद्र बल कहलाता है। जिसके कारण तुम गाड़ी को स्यों घुमाते हो ना, स्टंट दिखाते हो ना, तो वो किसके कारण हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। तो वृत्ताकार गति में गतिमान किसी पिंड के केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, अभिकेंद्र बल कहलाता है। और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, है ना, पापा बराबर मम्मी, ये पीछे पढ़ा था। अब जो अभिकेंद्र त्वरण होता है वो होता है v स्क्वायर बाई आर, तो इसका जो फार्मूला हो गया वो mv स्क्वायर बाई आर, एफ सेंट्रीपिटल। अब देखो अभिकेंद्र बल नाम की कोई चीज़ होती नहीं, तो फिर कहोगे मास्टर पढ़ाया क्यों जब होती नहीं। तो कोई ना कोई ऐसी फोर्स होती है जो किसका रूप ले लेती है, अभिकेंद्र बल का। प्रेजेंट टाइम में जैसे मान लो सूरज के चारों ओर धरती घूम रही है,
सूरज के चारों ओर, ये सन है और इसके चारों ओर धरती इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है, तो इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है? दोनों के पास द्रव्यमान है और डिस्टेंस है, तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल किसका रूप ले रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। इसलिए काम तो कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन हमने सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों बोला? क्योंकि ये सेंटर की ओर लग रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन के, ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो काम कर रहा है वैद्युत बल उसको आकर्षित करने का, लेकिन हमने उसको क्या बोला? अभिकेंद्र बल, जबकि वो है कौन सा बल? वैद्युत बल। तो कोई ना कोई बल, यानी कि अभिकेंद्र बल नाम की कोई भी चीज होती नहीं है, लेकिन कोई ना कोई बल इसकी जगह, इसका रोल प्ले कर देता है। इसलिए हम इसको, चूंकि ये सेंटर की ओर काम करता है, उसको हमने एक पर्टिकुलर सेंटर की ओर काम करने वाले को क्या बोल दिया? अभिकेंद्र बल। अब अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र निगमित करना है, तो ये F सेंट्रीपिटल बराबर होता है mv²/r। यहाँ पर मैंने AC को डायरेक्ट लिख दिया v²/r। आपको इसका निगमन करना है, ठीक है ना? इसका क्या करना है? निगमन करना है। क्या करोगे क्या? तो यहाँ पर ये वेलोसिटी है, इसके बाद ये पार्टिकल थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँचा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई। पहले वाले में क्या थी वेलोसिटी? ये थी, ये इस तरीके से जा रहा है। दोबारा ये पार्टिकल जब यहाँ पर पहुँचा, तो ये अब इस तरीके से जा रहा है ना? ये v1 वेलोसिटी, ये v2 वेलोसिटी, तो एक समान गति से भी चल रहा है अगर कोई पार्टिकल, तो वृत्तीय गति में उसका वेग बदलता रहता है, चूंकि डायरेक्शन बदलती रहती। अब इनके बीच का एंगल अगर हम देखें, तो ये क्या मिलेगा अपने को? थीटा मिलेगा। ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। अब इन दोनों ट्राइंगल को समरूप करके ये लेकर के आना है AC बराबर v²/r। मुझे उम्मीद है कर लोगे, नहीं तो मैं अगली क्लास में करवा दूंगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे भाई साहब, इसने तो बसौली लिखा है। क्या लिखा है? साइंस की क्लास ना देखने का नतीजा है इसका। इसको बैठा के रखना चाहिए, है ना? हाँ, क्या बात है? तो बर्नौली प्रमेय लिखना है। क्या लिखना है? बर्नौली प्रमेय। हाँ, तो बर्नौली प्रिंसिपल लिखिए और सिद्ध कीजिए। अब आप लोगों की एनर्जी डाउन हो रही है, कमेंट बराबर आ नहीं रहे हैं, और मेरे पास अभी सवाल की संख्या काफ़ी है, मेरे को लगता है। अभी तो हम लोग आधे से थोड़ा सा आगे पहुँचे हैं। बर्नौली प्रमेय, धारा रेखी प्रवाह, रेनॉल्ड संख्या, ऊष्मा संचरण, संरक्षी बल, पलायन वेग, कक्षीय वेग, कोणीय संवेग, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, पृष्ठ तनाव, G और G में संबंध, ब्लैक होल, भारहीनता, मतलब अभी काफ़ी सारी चीज़ें। चलिए, तो इसको कर लेंगे, फिर सेकंड पार्ट में आगे की कहानी को देखेंगे। इतना मुझे बताओ पहले, आपका मामला क्लियर है या फिर नहीं है? हाँ, तकरीबन चल रही हैं सारी चीज़ें बिल्कुल दनादन, कोई दिक्कत नहीं। तो बर्नौली का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर देखिए, दो तरीके के फ्लो होते हैं, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो और एक होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह का क्या मतलब है कि जिसमें, अच्छा, धारा रेखीय प्रवाह आगे क्वेश्चन आगे क्वेश्चंस है, ठीक है ना? तो अब जैसे मान लो हमने कहा कि ये एक अपने पास इस तरीके का पाइप है, ठीक है? ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इधर भी और इधर भी। या तो थोड़ा सा और ठीक ठाक बनाओ ना। हाय हाय,
ये एक पाइप है अपने पास, है ना। अब हमने कहा इधर वाली जो हाइट है, क्या हो रहा है, इधर वाली जो हाइट है ग्राउंड से वो कितनी है, ये ग्राउंड है अपना, ये ग्राउंड है अपना। यहाँ वाली जो हाइट है वो h1 है और यहाँ वाली जो हाइट है वो h2 है ग्राउंड से। इधर से कोई भी एक लिक्विड है जो फ्लो हो रहा है और ये फ्लो कैसा है, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो है, ठीक है। इधर से लिक्विड फ्लो हो रहा है, इधर वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है ना, और इधर का प्रेशर P1 है। यहाँ पर थोड़ा सा एरिया बड़ा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है और प्रेशर कितना है, तो P2 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई भी एक लिक्विड है जो इसमें से स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है। ये स्ट्रीम लाइन फ्लो इसमें हो रहा है। अब जब ये स्ट्रीम लाइन फ्लो इसमें हो रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा है। इसके पास जो ऊर्जा है, उन ऊर्जा को अगर हम देखें तो कौन कौन सी ऊर्जा इस लिक्विड के पास है, तो सबसे पहले अपने पास एक ऊर्जा है जिसको हमने नाम दे दिया, कौन सी ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी, यानी कि दाब ऊर्जा। कौन सी एनर्जी है, तो प्रेशर एनर्जी। अब प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर बराबर होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। अब अगर प्रेशर बराबर ये होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है अपने को। क्या करना है, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में हम सारी चीज़ों को काउंट करेंगे। हाँ, तो हमने ये बात बोली कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब हमको तो चाहिए एक्चुअल में प्रेशर एनर्जी, सिर्फ प्रेशर तो चाहिए नहीं। अब अगर सिर्फ प्रेशर नहीं चाहिए तो एनर्जी बराबर भी आप जानते हैं क्या, कि एनर्जी बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। तो यहाँ से फोर्स कितना आएगा, तो फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया होगा क्या, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, क्या कहा, सिर्फ इतना कहा कि दाब ऊर्जा का मतलब ये है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना आया, तो प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया था, तो फोर्स कितना आया, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इस पाइप की लेंथ जो है वो L है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो मैंने कहा जो दाब ऊर्जा आई, एरिया इनटू लेंथ को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या हो गया, दाब ऊर्जा। अब हमको क्या चाहिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रति एकांक आयतन में दाब ऊर्जा कितनी होगी, प्रति एकांक, फील आ जाएगा ओरिजिनल रूप से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रति एकांक आयतन में प्रेशर एनर्जी यानी कि दाब ऊर्जा, ये बराबर कितना हुआ, PV बटा V करेंगे, V से V को सुलटा देंगे तो केवल क्या आएगा, P आएगा ना। एकदम सही बात है। अरे दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं ज़्यादा ऊपर तो नहीं लिख रहा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात हो गई। अब मैंने कहा दूसरी चीज़ इसके पास क्या, भाई प्रेशर ही इधर से इधर पानी को पहुंचाएगा। दूसरी चीज़ इसके पास कौन सी एनर्जी है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी। पानी इधर से इधर स्पीड में जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो हाफ mv², ठीक है। ये v क्या है, तो वेलोसिटी है। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी प्रति एकांक आयतन में, पर यूनिट वॉल्यूम में अगर हम देखें प्रति एकांक आयतन में, तो कितनी आएगी, तो ये बराबर हो जाएगा हाफ mv² बाई वॉल्यूम करेंगे। ये v और ये v दोनों अलग अलग है, ठीक है ना।
तो m बाई वी का मतलब क्या है, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो हाफ रो वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी भी है, इधर हाइट कम है इधर हाइट ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी में भी डिफरेंस आया। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। अब पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, रो जी एच। 3 ऊर्जा होती है, तो किसी भी धारा रेखी प्रवाह में 3 तरीके की ऊर्जा पर्टिकुलर इसके पास है। अब जब इसके पास 3 तरीके की ऊर्जा है, पर यूनिट वॉल्यूम में सारी चीजें लेनी है, ध्यान यही रखना है। और इतना अगर तुमने ध्यान रख लिया तो तुम फोड़ दोगे, इसमें कुछ नहीं बचा। 5 नंबर का सवाल तुम्हारा डन है मेरे बच्चे। तो क्या करोगे, क्या करोगे? अब 3 तरीके की ऊर्जा होती है, तो बर्नौली ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोली। क्या बात बोली? क्या बात बोली? तो बहुत ही अच्छी बात बोली है। अरे क्या बोला है भाई साहब, तो बहुत ही अच्छी बात बोली। सिर्फ ये कि किसी भी धारा रेखीय प्रवाह में, यानी कि अंग्रेजी वाले क्या करेंगे, ड्यूरिंग अ स्ट्रीम लाइन फ्लो, किसी धारा रेखीय प्रवाह के दौरान ठीक है ना, किसी तरल की संपूर्ण ऊर्जा का योग। संपूर्ण ऊर्जा का मतलब क्या, अभी बताता हूं। नियत रहता है, मतलब ये बदलेगा नहीं। अरे ये तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तो बताया जाता है बर्नौली का प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। मतलब इस द्रव के पास 3 टाइप की एनर्जी है। पहला नंबर क्या हुआ, दाब ऊर्जा प्लस यानी प्रेशर एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, सबका योग करना है ना, तो इसीलिए क्या लगाया प्लस, प्लस स्थितिज ऊर्जा, और ये सब मिला के क्या हो गया, नियत हो गया। इतनी बात अगर तेरे को ध्यान रहती है, इतनी बात अगर तेरे को ध्यान रहती है, तो आसानी के साथ तुम इसको सुलटा दोगे बर्नौली प्रमेय को भी, है ना। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि क्या कि प्रेशर एनर्जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये बराबर क्या होगा, कांस्टेंट यानी कि नियत रहेगा। इतनी बात हो गई, ये पहली बार जब हमने लिखा तब, ठीक है ना। अब कभी कभार इसका क्या कहता है, प्रूफ दो। वैसे इसका प्रूफ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन पेपर वाले पगलाए रहते हैं और मास्टर को भी पगलाना पड़ता ही है। कारण क्या है भाई साहब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप कितनी बार प्रूफ कर चुके हो कि इसको प्रूफ करने की ज़रूरत थी ही नहीं। और जब इसको प्रूफ करने की ज़रूरत थी ही नहीं तो करवाते क्यों है, क्योंकि उनको तसल्ली मिलती, दिल को सुकून मिलता है ना। हाँ, तो हमने कहा इसका प्रूफ मांगते हैं। तो बात ये हुई कि अगर प्रूफ मांगे तो क्या करें, तो प्रूफ मांगे तो सिर्फ एक काम करना है। यहाँ पर इधर से इधर ले जाने में कौन काम कर रहा है, तो केवल प्रेशर ही काम कर रहा है। इसको गतिज ऊर्जा देने में, हाइट देने। अरे इधर से तेजी से प्रेशर लगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है ना। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि दाब ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा देने के लिए प्रयोग होती है। मतलब प्रेशर इज डूइंग वर्क फॉर क्रिएटिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन प्रेशर यानी कि डेल्टा पी बराबर, पहले यहाँ पर प्रेशर P1 है और यहाँ पर प्रेशर P2 है,
अच्छा एक लाइन बना दूं क्या, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये यहाँ से है अपना मामला किसका, प्रूव करने वाला, ठीक है। तो डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा, P1 पहले प्रेशर था, अंतर P2 से बाहर निकल रहा है, तो चेंज इन प्रेशर आया P1 माइनस P2, है ना। यहां पर लिखेंगे चेंज इन प्रेशर यानी दाब में परिवर्तन। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा KE बराबर कितना हुआ, तो फाइनल एनर्जी अपने पास है हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस, अरे इधर की तरफ लिक्विड की स्पीड V2 है, इधर की तरफ लिक्विड की स्पीड V1 है, माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया कितना, फाइनल कितनी है, तो m नहीं है, क्या है, रो GH है ना, तो रो GH2 का स्क्वायर माइनस रो GH1 का स्क्वायर, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई क्या। अब रो GH2 का स्क्वायर माइनस रो GH1 का स्क्वायर, हमने कहा कि किसी भी ऊर्जा परिवर्तन के दौरान ये योग नियत रहेगा। मुझको लगता है एक पेज ले लेना चाहिए, लेकिन तुमको भटक जाओगे। तो अब क्या करना है, प्रेशर से ही ये दोनों एनर्जी आ रही है, मतलब चेंज इन प्रेशर बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे प्रेशर ही तो लेके आया ना भाई साहब, हाँ। तो प्रेशर में चेंज कितना है, P1 माइनस P2, कितना चेंज है, P1 माइनस P2 बराबर होगा हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर, दिख रहा है, प्लस रो GH2 का स्क्वायर माइनस रो GH1 का स्क्वायर। इतना हुआ ना। अब 1 वाले को एक तरफ कर दे, 2 वाले को एक तरफ, तेरा काम खत्म, मामला सुलट गया। 1 वाले को एक तरफ, 2 वाले को एक तरफ, तो P1 इधर से ले आओ, क्या, हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर P2 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, और हाफ रो V2 का स्क्वायर और रो GH2 का स्क्वायर, इधर वाला बराबर हो गया इधर वाले के। अगर दोनों बराबर ही हो गए तो हमको यही तो दिखाना था कि सारी ऊर्जा क्या होगी, नियत होगी। यही क्या है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या फिर बर्नौली का प्रमेय। इसके आधार पर बहुत सारी चीजें, जैसे वायुयान उड़ते हैं वो बर्नौली थ्योरम के आधार पर उड़ते हैं। कोई भी टीन ऊन पड़ी होती, आंधी आती है तो उड़ जाती है, तो वो सारी चीजें, सारा खेला किसके कारण होता है, बर्नौली की प्रमेय। बर्नौली जिम्मेदार नहीं है, उसने कारण बताया ऐसा होता क्यों। तुम ये मत मान लेना कि सारे घर की छत कौन उड़ा रहा है, बर्नौली, है ना, ढूंढने लग जाओ मारने के लिए, और फिर वायुयान में जब बैठो तो कहो बर्नौली ने बहुत अच्छा काम किया। तो ये बात हो गई अपने पास, ठीक है ना। अरे इधर वाला बराबर इधर वाला, दोनों बराबर आए, इसलिए मैंने क्या बोल दिया कि ऊर्जा क्या है, नियत है। मतलब 1 1 1 बराबर 2 2 2, तो ऊर्जा हो गई नियत। अब देखो अभी काफ़ी माल मसाला है अपने पास, काफ़ी माल मसाला है। तो धारा, रेखीय प्रवाह, रेनाल्ड संख्या, इनकी चर्चा मैं अगली लाइव क्लास में आपके साथ करना चाहता हूं। और कुछ सवाल जो अगले पेपर में थोड़े कम सवाल हैं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक जगह पे लाके कंसोलिडेट किया था। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी और बहुत अच्छी तरीके से तुमने आज के इस लेक्चर को एंजॉय करा होगा शुरू से लेकर के लास्ट तक। अगर आप लोग कहेंगे तो पीडीएफ के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप चैनल अपना, उस पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए यहाँ तक रखता हूँ। इसके आगे की क्लास कल आपको मिलने वाली, उससे पहले मेरे को आपसे फीडबैक चाहिए कि क्लास किस तरीके की लगी है, और साथ ही साथ शेयर जरूर करना है ताकि यहाँ पर 500 लोग हो जाएं कम से कम। आज की इस क्लास के बाद ये मेहनत स्वार्थ हो जाए।
तो उम्मीद है ये आपके पेपर में बहुत अच्छी तरीके से कोहराम मचाने वाला है और आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो हम लोग एक नए जोश और जुनून के साथ कल की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।